नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। रिजल्ट सीजन अभी जोरों शोरों से चल रहा है, तो हम आपके लिए दिसंबर क्वार्टर यानी कि Q3 FY26 रिजल्ट सीरीज की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम अपनी ट्रैकिंग लिस्ट से या वॉच लिस्ट से 4 टॉप स्मॉल कैप बिजनेसेस पर बात करेंगे जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने FMCG और ज्वेलरी सेक्टर से टॉप परफॉर्मर्स पर बात करी थी। आज हम हॉस्पिटल, रिटेल और गोल्ड लेंडिंग बिजनेसेस को देख रहे होंगे। आज की वीडियो को लेकर पर्सनली हम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि जो 4 बिजनेसेस हम कवर करेंगे आज, उनमें से 3 तो हमारे खुद के पोर्टफोलियो के पार्ट हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है यथार्थ हॉस्पिटल। दिसंबर क्वार्टर यानी कि Q3 यथार्थ के लिए ब्रेकआउट क्वार्टर रहा है। आप इधर देखोगे कि ये बिजनेस काफी समय से 20 से 30% की रेंज में ग्रो करता आ रहा था, पर इस बार अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 46% बढ़ी हैं। कंपनी जो पिछले 2 सालों से नए हॉस्पिटल्स खोलती या अन्य हॉस्पिटल्स को खरीदती आई थी, वो पूरा एग्जीक्यूशन अब हमें सामने प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। इनके अब दिल्ली NCR, आगरा और झांसी ओरछा में कुल मिलाकर 8 हॉस्पिटल्स हो गए हैं, जिनमें इनके पास 2,500 बेड से ज्यादा की कैपेसिटी है। इन 8 में से इनके नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में जो 3 अस्पताल हैं, वो पुरानी मैच्योर हॉस्पिटल्स हैं। बाकी ये 5 नए हॉस्पिटल्स हैं जो अभी अच्छी ग्रोथ ला रहे हैं। इन 5 में से ये जो आगरा की फैसिलिटी है, ये इन्होंने हाल ही में खरीदी थी। अभी फरवरी में ये कंपनी के अंडर आ गया है, तो अब उसकी सेल्स जुड़ने से ये मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स में हमको और अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही होगी। बाकी यथार्थ पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में सबसे तेज ग्रो करता आया है। हॉस्पिटल्स और होटल्स आपके एसेट हैवी बिजनेसेस होते हैं, इनमें तेज ग्रो करना कठिन रहता है। नई हॉस्पिटल बिल्डिंग खड़ी करने में, फिर उसको प्रॉफिटेबल बनाने में समय लगता है, पर यथार्थ के मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन बहुत सॉलिड रहा है। पिछले 1 साल में ही इन्होंने 950 नए बेड्स ऐड किए हैं। नए हॉस्पिटल्स आने से यथार्थ डाइवर्सिफाई भी हुआ है। आप देखोगे 4 साल पहले इनका पूरा बिजनेस नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा के 3 हॉस्पिटल से आता था, पर अब रिस्क और कंसंट्रेशन कम हो गया है। ऐसे में धीरे धीरे मार्केट भी यथार्थ को बाकी हॉस्पिटल्स बिजनेसेस की तरह प्रीमियम PE देने लगेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत स्पीड से बेहतर हो रहे हैं। इसी दिशा में इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि Q3 में इनकी सेल्स पिछले साल से जबरदस्त 46% बढ़ी हैं, पर जो 950 बेड्स कैपेसिटी एक साथ आई है, उससे खर्चे तेजी से बढ़े हैं। उसकी वजह से हमें मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिला है और डेप्रीशिएशन बढ़ गया है। इनकी एबिटा मार्जिन जो 25% के आसपास चलती थी, वो कम होकर 23% हो गई है। इस वजह से नेट प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से कम 41% रही है। पर ये जो मार्जिन कंप्रेशन है, ये शॉर्ट टर्म है, हर हॉस्पिटल कंपनी में होता है। यहाँ से जैसे जैसे नई फैसिलिटीज में पेशेंट्स आते जाएंगे, ऑक्यूपेंसी रेट और बढ़ेगा, तो अपने आप मार्जिन बेहतर होती जाएंगी और तब बॉटम लाइन ग्रोथ भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसलिए यथार्थ को आप एक बारी इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। ये पूरे सेक्टर में सबसे तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है, और जो हाल ही में करेक्शन हुआ है, उसके चलते वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है यथार्थ का। हॉस्पिटल कंपनियां एसेट हैवी डिफेंसिव मॉडल्स होने की वजह से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हैं, पर यथार्थ बस अभी 37 के PE रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, और आगे भी लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजमेंट ने 35% से ग्रो करते रहने की बात की है, गाइडेंस दी है। तो आपको एक बारी ये बिजनेस स्टडी करना चाहिए। पर देखिए, यथार्थ हो गया या अभी जो हम आगे बाकी बिजनेसेस डिस्कस करेंगे, इनकी ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी दिख रही है, पर आपको इन बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करते रहना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका मैनेजमेंट अपने प्लान्स के हिसाब से एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं। भले स्मॉल कैप बिजनेसेस में पोटेंशियल बहुत होती है, पर यहाँ चीजें अगर बिगड़ती हैं ना, तो बहुत स्पीड से बिगड़ती हैं। आप इनको लेकर बिल्कुल भी कैजुअल नहीं हो सकते हो। 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ये अच्छे रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिजनेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा ना, कि जिस कारण से या जिस स्ट्रैटेजी से आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो, वो प्ले आउट हो भी रही है कि नहीं। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं।
और पता भी चल जाए तो ये समझ में नहीं आता है कि उन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में 5,000 के आसपास, तो किस किस को ट्रैक करें। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय या सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज पर। ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो दूसरा बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है V2 रिटेल। V2 रिटेल वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट में है। ये टियर 2 टियर 3 के छोटे शहरों में क्लोथिंग और अपैरल स्टोर्स चलाते हैं, जहां ये वी मार्ट, बाजार स्टाइल जैसे प्लेयर्स से कॉम्पीट करते हैं। V2 पूरे सेगमेंट में सबसे तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है और ये बहुत अच्छे से पिछले 2-3 सालों से एग्जीक्यूट करते आए हैं, ग्रो करते आए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई कंपनी बड़ी हो जाती है तब वहाँ ग्रोथ रेट कम हो जाता है, पर V2 कंसिस्टेंटली 50-60% रेट से अपना बिजनेस ग्रो करता आया है। इन्होंने पिछले साल 73 नए स्टोर्स खोले थे। इस साल इनका 130 नए स्टोर्स खोलने का टारगेट है, जिसमें से ये अप्रैल से दिसंबर के 9 महीनों में 106 खोल भी चुके हैं। इनके अब देश भर में 294 स्टोर्स हो गए हैं और इनका अगले साल 150 स्टोर्स खोलने का प्लान है। तो ये हर साल और ज्यादा मात्रा में नए स्टोर्स खोल रहे हैं, जिसके चलते ये बिजनेस तेज ग्रो करता रहेगा। इस एक्सपेंशन के लिए इन्होंने हाल ही में 400 करोड़ रुपए की फंडिंग भी उठाई है। कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस Q3 में भी बरकरार रखी है। इधर आप देखोगे कि वॉल्यूम ग्रोथ ही बढ़िया 48% रही है और ये परफॉर्मेंस खासकर ज्यादा इस वजह से भी अच्छी है क्योंकि पिछले साल दुर्गा पूजा Q3 में थी, इसलिए पिछले साल का बेस हाई था। पर हाई बेस पर भी ये इतनी अच्छी ग्रोथ लाए हैं। नॉर्मलाइज्ड SSG माने कि पुराने स्टोर्स की सेल्स लगभग 13% बढ़ी हैं। यहाँ ये एक सेल्स पर स्क्वायर फीट की संख्या काफ़ी चर्चा में रही है। V2 के रिजल्ट्स में आप देखोगे कि ये मेट्रिक 1,200 रुपए से कम होकर इस साल लगभग 1,032 रुपए पर आ गया है। तो जैसे हमने यथार्थ के केस में देखा था कि नए हॉस्पिटल में समय के साथ पेशेंट्स आते हैं, फिर मार्जिन्स बढ़ती हैं, ऐसे ही जब आप कोई नया स्टोर खोलते हो तो उसको भी अपनी मैक्सिमम सेल्स कैपेसिटी पहुंचने में समय लगता है। कंपनी ने पिछले क्वार्टर्स में बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया है, इस वजह से सेल्स पर स्क्वायर फीट नंबर गिरा है, पर यह कोई टेंशन की बात नहीं है। V2 की मेन प्रेजेंस उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा वगैरह में है और अब ये बहुत तेजी से देश भर में एक्सपैंड कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में इनके मैनेजमेंट ने बोला था कि ये जो अभी 300 स्टोर्स के आसपास हैं, 2030 तक ये 2,000 स्टोर्स करने का प्लान कर रहे हैं। V2 अब रीजनल प्लेयर से आगे बढ़कर एक पैन इंडिया प्लेयर बन रहा है। अब इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। Q3 में सेल्स इनकी पिछले साल से काफ़ी बढ़िया 57% बढ़ी है और मुनाफा तो लगभग डबल होकर 102 करोड़ रुपए हो गया है। 9 मंथ्स बेसिस पर देखें तो बढ़िया 64% टॉप लाइन और ज़बरदस्त 119% बॉटम लाइन ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से प्ले आउट हो रही है। आपका ध्यान जाएगा कि एबिटा मार्जिन 90 बेसिस पॉइंट्स और पैट मार्जिन तो 1.6% पॉइंट्स एक्सपैंड होकर 6.3% हो गई है 9 मंथ्स बेसिस पर। तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। हाँ, V2 का शायद आपको 55 का पी महंगा लग सकता है, पर रिटेल बिजनेसेस आप देखोगे तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही मिलते हैं। विशाल मेगा मार्ट, बाजार स्टाइल सब महंगे मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं और उसमें भी आप देखोगे कि बिजनेस में सेल्स ग्रोथ ही 50-60% के रेट से आ रही है। और जैसे इनका गाइडेंस है 150 स्टोर्स खोलने का अगले साल, तो ये ग्रोथ आराम से अगले साल भी बनी रहेगी। V2 और यथार्थ के बाद अगले 2 बिजनेसेस हम गोल्ड लेंडिंग स्पेस से डिस्कस करेंगे। गोल्ड लेंडिंग में लोग अपना सोना गिरवी रख के लोन्स लेते हैं। हम कई बार सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में और अपने यूट्यूब चैनल पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे गोल्ड प्राइसेस के रैली करने की वजह से पूरे आपका गोल्ड लेंडिंग सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। सोने के रेट्स बढ़ने से कस्टमर सोने की उतनी ही क्वांटिटी में ना ज्यादा पैसे का लोन ले पाता है।
तो इधर बैंक या एनबीएफसी भी ज्यादा लोन देकर ज्यादा इंटरेस्ट इनकम कमा पाता है। वाईओवाई बेसिस पर बैंक्स और एनबीएफसी की गोल्ड लोन बुक ही डबल हो गई है, या कहने को ये इंडस्ट्री सेगमेंट ही डबल हो गया है। गोल्ड लेंडिंग स्पेस में 3 बिजनेसेस को हम लोग यूजुअली ट्रैक करते हैं, मेनली सीएसबी बैंक, फेड बैंक फाइनेंशियल और कैपरी ग्लोबल। सीएसबी का बिजनेस अपडेट तो अच्छा आया था, पर जब रिजल्ट्स आए तो पता चला कि इनकम तो बढ़िया ग्रो करी, पर बैंक के थोड़े से एनपीएस बढ़ गए। तो जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है तब तक सीएसबी नए इन्वेस्टर्स के नजरिए से थोड़ा रिस्की हो गया है। इसलिए आज हम कैपरी ग्लोबल और फेड बैंक फाइनेंशियल पर फोकस करेंगे। और जैसे अभी गोल्ड लेंडिंग सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है ना, ऐसे ही अभी ज्वेलरी बिजनेसेस भी काफी अंडर वैल्यूड जोन में पड़े हुए हैं। गोल्ड प्राइस रैली करने की वजह से ज्वेलरी कंपनियों को लेकर मार्केट का पता नहीं क्यों अभी काफी नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है। पर गोल्ड रैली के बावजूद इन बिजनेसेस पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब तक ज्वेलरी कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, पर इस नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से सारे ही ज्वेलरी स्टॉक्स बहुत कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि क्योंकि हम भारतीयों की सोने को लेकर एक अलग ही रिलेशनशिप है, तो ये सेक्टर सालों साल भारत में अच्छा करता रहेगा। इसलिए हम इस संडे 15 फरवरी को ज्वेलरी सेक्टर पर 2 घंटे का एक डिटेल्ड लाइव वेबिनार लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सब डिस्कस करेंगे कि ये सेक्टर काम कैसे करता है, सेक्टर में चल क्या रहा है, ज्वेलरी कंपनीज को स्टडी करने के लिए ज़रूरी मेट्रिक्स कौन से होते हैं, और जो एलजीडीज का चलन बढ़ रहा है वो कितना बड़ा रिस्क है इन कंपनियों के लिए, और लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा है, और अभी बेस्ट स्टॉक्स या बेस्ट बिजनेसेस कौन से हैं। ये वेबिनार सुबह 11 बजे के अराउंड शुरू होगा और बस 499 रुपए का है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी रजिस्टर कर सकते हो। सिर्फ 499 रुपए में आपको लाइव सेक्टर वर्कशॉप, बेस्ट बिजनेसेस पर डिस्कशन, ऐसी डिटेल्ड सेक्टर प्रेजेंटेशन और स्टॉक्स की एनालिसिस शीट, ये सारी चीजें मिल रही होंगी। खैर, हम लोग वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं और फटाफट से पहले फेड बैंक फाइनेंशियल, जिसे फेडफीना भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद कैपरी ग्लोबल के रिजल्ट्स देख लेते हैं। फेडफीना फेडरल बैंक की एनबीएफसी सब्सिडरी है। ये 2 तरह के लोन्स देते हैं, मॉर्गेज लोन्स और गोल्ड लोन्स। मॉर्गेज लोन्स में आपको पैसा अगर चाहिए तो आप जाके बैंक के पास कोई जमीन या अपना घर गिरवी रखते हो। गोल्ड लोन्स में आप सोना गिरवी रखते हो। इनका बिजनेस ज्यादातर एमएसएमईज यानी कि छोटे बिजनेसेस की तरफ फोकस्ड है, माने कि वो छोटे बिजनेस ओनर्स जो जमीन, सोना या घर गिरवी रख के लोन ले रहे हैं। फेडफीना की देश भर में 730 ब्रांचेज हो गई हैं, जिनमें से इनकी ज्यादातर ब्रांचेज लगभग 594 गोल्ड लोन्स की हैं और 199 के आसपास प्रॉपर्टी लोन्स की हैं। इनकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो फेडफीना मेनली आपका दक्षिण और पश्चिम भारत में ज्यादा है। फेडफीना के रिजल्ट्स पर आते हैं। इनके डिसबर्समेंट्स, माने कि कंपनी नए लोन्स कितने दे रही है, ये संख्या पिछले साल से गोल्ड लोन्स के लिए जबरदस्त 128% ग्रो करी है। गोल्ड लोन एयूएम यानी कि टोटल कितना पैसा लोन्स पर दिया हुआ है, ये 52% और मॉर्गेज एयूएम 20% ग्रो किया है। तो ये हमें बताता है कि फेडफीना कितना तेजी से ग्रो कर रहा है गोल्ड लोन सेगमेंट की वजह से। टोटल एयूएम ग्रोथ आपको वैसे देखने में कम लगेगी, पर इनका एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स का सेगमेंट हुआ करता था जो इन्होंने स्केल डाउन किया है, इस वजह से ये ग्रोथ आपको कम दिख रही है। पर आपको मेनली गोल्ड लोन सेगमेंट की ग्रोथ पर फोकस करना है। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 17% बढ़ी है और नेट प्रॉफिट में तो जबरदस्त लगभग 370% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स डिवीजन में एनपीएस बढ़े थे, इससे इनकी क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा थी, इसलिए पिछले साल का बेस छोटा था। पर अब अनसिक्योर्ड डिवीजन की सारी प्रॉब्लम्स से फेडफीना आगे बढ़ चुका है। एनपीएस में हाँ थोड़ा सा मूवमेंट है, पर वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे अब गोल्ड लोन सेगमेंट बड़ा होता जाएगा तो फेडफीना की नेट इंटरेस्ट मार्जिन या एनआईएम में और अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बाकी मैनेजमेंट का कहना है कि जो गोल्ड रैली से ग्रोथ आ रही है वो तो है ही, साथ में हर साल इनका टनेज के टर्म्स में भी 10 से 12% ग्रो करते रहने का प्लान रहेगा, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो हम लोग फटाफट से कैपरी को भी देख लेते हैं। कैपरी का एयूएम पिछले साल से जबरदस्त 47% ग्रो किया है। यहाँ लिखा नहीं है पर इनका गोल्ड लोन एयूएम तो 80% ग्रो किया है। तो कैपरी पूरे सेगमेंट में सबसे तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है। इसी दिशा में नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 48% और नेट प्रॉफिट में 99% ग्रोथ देखने को मिली है, माने कि मुनाफा तो पिछले साल से डबल ही हो गया है।
कैप्री की एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है, बिजनेस को अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इंप्रूव हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे कि रिटर्न रेशियोज में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कैप्री ने अपना ब्रांच नेटवर्क सबसे तेज ग्रो किया है, जिसका इन्हें फायदा भी मिल रहा है। इनकी ब्रांचेस ही पिछले साल से 25% बढ़कर अब देश भर में 1300 से ज्यादा हो गई हैं। फेडफीना का ब्रांच नेटवर्क कुछ 5% ग्रो किया है। 1300 ब्रांचेस में से इनकी लगभग 910 गोल्ड लोन की हैं और बाकी 420 421 एमएसएमई, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और ऑटो लोन्स की हैं, ये जो मल्टीपल अदर सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि इनका गोल्ड लोन बिजनेस सबसे तेज ग्रो किया है। अभी गोल्ड लोन का टोटल एयूएम में लगभग 42% कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो कैप्री और फेडफिना दोनों ही तेज ग्रो कर रहे बिजनेसेस हैं। आप दोनों में से किसी को, और एक्चुअली दोनों को ही खुद से इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हो। दोनों 40-50% रेट से ग्रो कर रहे हैं और दोनों के मैनेजमेंट ने इतनी अच्छी ग्रोथ देने के बाद भी आगे भी एयूएम पर ब्रांच ग्रो करते रहने की बात की है। ये साल गोल्ड लेंडर्स के लिए काफी अच्छा जा सकता है, इसलिए आपको इस सेगमेंट को बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेना चाहिए। अब आप हमें कमेंट्स में बताओ कि अपनी Q3 FY26 रिजल्ट सीरीज की अगली वीडियो में हम किन बिजनेसेस को कवर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमें अपने लाइक्स और सब्सक्राइब से सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस ला पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।